हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करूंगा नागराज की पहली कॉमिक्स नागराज, जो कि राज कॉमिक्स का पहला प्रसिद्ध सुपर हीरो है। तो चलिए शुरू करते हैं। संसार में फैले उग्रवादी संगठनों के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा। वर्षों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचना मिला करती थी, लेकिन इस बार कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी कि वह आतंकवादी गिरोह के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया है और वो अब अपने इस हथियार को किराए पर चलाना चाहता है। उसने इस हथियार का नाम रखा था नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। यहाँ का मौसम खासा गर्म है। कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देंगे। अटेंशन प्लीज, आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर लें। सब लोग इमारत के हॉल की ओर बढ़ने लगे। शायद वह अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी जिंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज उसकी 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो अगले ही कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उनका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते कैसे यकीन करें। उसी के लिए आप सबको बुलाया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वो कंप्यूटर नहीं है, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज की कार्य क्षमता है। आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए। हो सकता है यह गप हो। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। नागराज मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदार हैं। आप सभी किसी न किसी फन में महारत हासिल है। आप में से 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आ जाए जिनका निशाना अचूक हो। हॉल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे अपना परिचय देने लगे। मुझे जानी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूँ, जिनकी कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। अगर आप कहें कि उड़ती चिड़िया की आंख पर गोली मारनी है तो गोली आंख पर ही लगेगी। मैं टर्न हूँ, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। मैं हूँ हुड। पश्चिमी जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। आप लोग शपथ लें कि अपनी गोली से नागराज को खत्म करके नीचे उतरेंगे। हम सब कसम खाते हैं। मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकालकर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद क्या हुआ? उन्हें क्या हो गया? अरे सांप, उनकी कलाइयों पर मैंने सांप देखे थे, लेकिन सांप अब हैं कहाँ? क्या चारों मर गए? नागराज, उन्हें जीवन दान दो। चारों को नागराज के जहरीले सांपों ने डस लिया था। नागराज उसका जहर खींचकर उन्हें
जीवित करने में सक्षम था। शीघ्र ही आप चारों ने क्या देखा? मैं कुछ देख नहीं पाया। जैसे ही रिवॉल्वर मेरे हाथ में आया, मैंने कलाई पर एक सर्प को लिपटे देखा, जो डंक मारते ही न जाने कहाँ गायब हो गया। यही हमारे साथ भी हुआ। चारों वापिस अपनी सीटों पर बैठ गए। अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ। जो जिस विधा का फाइटर होगा, नागराज उसी फन का प्रदर्शन करेगा। मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। यस, आई एम कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। और कोई है इस आर्ट का महारथी? नागराज तुम दोनों का अकेला प्रतिद्वंदी होगा। इसे खत्म कर दो। और फिर मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ा। यह स्नेक हेड है। कमाल है, सांपों की रस्सी बनी है और नागराज इस पर झूलता हुआ। माय गॉड! क्या तुम लोग नागराज की कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। प्रोफेसर नागमणि, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं, जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और इसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसानों की तरह नहीं है। इसकी प्रक्रिया बहुत तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उनका काम मशीनी अंदाज में शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्म को बंद कर देते हैं। ये क्रिया बड़ी तेजी से होती है और इस बीच इनका दूसरा दल घाव से रक्तस्राव रोके रखता है। और ये हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोह के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स स्वतः पूरा हो जाएगा। 5 साल बाद नागराज दीवारों से आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तु को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। गप लगती है ये बात। मुझे इसकी आसाम में तोड़ फोड़ के लिए तुरंत जरूरत है। अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट तय समझा जाएगा और ऊंची बोली वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बोली शुरू की जाए और मैं इसी जगह बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। $5,000, $10,000, $50,000, $1,00,000। अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज के एक मिशन की कीमत निश्चित $1,00,000 की जाती है। मिस्टर बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए उन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज शाम एक पार्टी देंगे। शाम को पार्टी में मिस्टर बुलडॉग, बधाई हो। क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़ फोड़ के लिए बहुत बड़ा ठेका ले लिया है? यह तो सौदा है भाई। मैं उससे 1 करोड़ का डाका भी डलवा सकता हूँ। तो फिर तुम्हारी निगाह में जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना है। अपना अपना कारोबार है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोह के सरदारों का यह सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा। नागराज, तुम्हें कबीले वाले के मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। वह मूर्ति बहुत प्राचीन है। सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और अब वह 1 करोड़ रुपए मूल्य की है। मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। तभी हेडक्वार्टर आ गया है। बाकी बातें नीचे होगी। नागराज, देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कभी की वह मूर्ति
चोरी कर ली जाती। मुश्किल क्या है, कबीले के मंदिर में रखी वो मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। मैं मूर्ति को आसानी से चुरा लूंगा, लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई मंदिर में बुरी नीयत से जाता है तो उसे डस लेते हैं। ये तो बहुत विचित्र मामला है। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा। उस मूर्ति की सुरक्षा का क्या प्रबंध है? उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वो सन्यासी आसाम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी को मालूम नहीं। वो सफेद बालों का शक्तिशाली इंसान है। वो भी मुझे नहीं रोक सकेगा। वह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी आयु 200 वर्ष है। सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। मैं उसका भी खेल खत्म कर दूंगा। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा। वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी। पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचा। बस्ती में इंसानों का पहरा भी है। इसे गुजर जाने तुम। जागते रहो। मंदिर के पासों भाग में बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार। नागराज खुरदरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया और शीघ्र ही नागराज नागरस्सी का प्रयोग करता है। अब चलो नीचे मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में। नीचे पहुंचने पर पहाड़ के कपाट बंद है और मैं अंदर आ गया हूँ। अब यह दरवाजा है। नागानंद नागराज का दायां हाथ। नागानंद, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। ओह, दरवाजा खुल रहा है। मेरे शागिर्द ने अपना कमाल दिखा दिया। बड़ा अलौकिक प्रकाश है यहाँ। तभी, अरे नादान, मुझ पर जहर उगल रहे हो। ठहरो, अभी चखाता हूँ मजा। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल जाता है। देख लो नागराज पर जहर उगलने का अंजाम। बचे हुए नाग नागराज की जहरीली फुंकारा से धराशायी हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी यह मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुंकार का इस पर प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब ये किसी विशेष दर्जे का नाग है। उफ, काफी खतरनाक बला थी। सचमुच इस मूर्ति को चुराना आसान नहीं, लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है। अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर गश्त करते चौकीदार ने मंदिर के गुंबद पर प्रकाश देखा तो वह कौन है मंदिर के गुंबद पर? बस्ती में शंख और तुरही बज उठे, जो खतरे के संकेत था। ओह खतरा, मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। वह भाग रहा है, पकड़ो, घेर लो, जाने ना पाए। कबीलों को खबर दो, चारों तरफ से घेरा डालो। तीर भालों की बौछार चल पड़ी। चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है। मसाले ही मसाले। मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इसके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। अरे कहाँ गया? वो देखो, उस पहाड़ी पर है। कमबख्त पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। क्यों ना इन बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूं। अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया
वहाँ जीप खड़ी थी। वो जीप में सवार हो गया। कुछ आगे बढ़ने पर ओह, सड़क पर पेड़ गिर पड़ा है। गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। इस पेड़ को सड़क से हटा दूं, ऐसे ऐसे पेड़ों को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हो रहा है। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ। जब तक इस पेड़ की शाख पर मेरा पाँव जमा हुआ है, तुम्हें इसे उठा नहीं सकते। ये तो कोई सन्यासी है, सफ़ेद बालों वाला। यह पेड़ तुमने गिराया है? हाँ, मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वह मूर्ति चाहिए। ओह, तो ये बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं हुआ करता। तुम भटके हुए इंसान हो। कहीं ये बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक, मैं ही हूँ गोरखनाथ। ये मूर्ति वापस मंदिर में जाएगी। मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी किए देता हूँ। पेड़ हट गया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा ये कहा नहीं माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूँ। लेकिन ओह, मेरे गले में फंदा। मेरे सारे नाग वापस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला सिकांगी वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। सिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। सिकांगी नागराज के चारों तरफ घूमने लगा। ओह, इसने मेरे चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी है। तभी भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उसके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज की दिमागी हालत जानने शुरू कर दिए। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है, इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्रता हस्ती नहीं। सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होगी। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वो सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगल में भ्रमण करता। एक दिन वह जंगल पहुंचा तो यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है। नागमणि को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो मंदिर में दाखिल हो गया। अरे बच्चा, ओह कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे पालूंगा। फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया, एक नाग फुंकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। यह तो इच्छाधारी नाग है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तभी इच्छाधारी ने इंसानी रूप धर लिया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। ये इंसान, तुम जो भी हो, गौर से मेरी बात सुन। एक लड़की मेरी पुजारिन थी। किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप ये बच्चा पैदा हुआ। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से ये बच्चा इसी जगह है।
मुझे इस बच्चे के संरक्षण की जरूरत थी, जो इसे पाल पोस कर जवान करे और इसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान बनाना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह आना, मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलूंगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना, शरीर का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरे जैसी योग्यताएं स्वतः पैदा हो जाएगी। फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग करोगे और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगी। थोड़ा सा जहर इसकी जीवा से स्पर्श कराओगी और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों की कोई भी नस्ल इसे पराजित ना कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। नागमणि ने उस बच्चे पर प्रयोग शुरू कर दिया। स्नैक मैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। जिस तरह राजा विषकन्या बनाते थे, मैं विषनर बनाऊंगा, जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि ने उस पर जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। अब वो वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की भस्म से खिलाई जाए। ओह, अभूतपूर्व! इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी। कुछ ही दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है, जिसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया। नागराज पर अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की गई, लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद इसमें इच्छाधारी सांप के सब गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें एक कैप्सूल फिक्स कर दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जो मैं सोचूंगा वही सोच होगी। नागराज, मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करेगी। हाँ आका, मैं आपका गुलाम हूँ। 1000 सांप तुम्हारे रक्त में अदृश्य हो चुके हैं। जब तुम उन्हें जगाओगे तो वह तुम्हारे हाथों से जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे और एक दिन तुम में स्वतः अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न होगी। जब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। इस तरफ गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। नागमणि इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए। गोरखनाथ ने योग विद्या से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। यह है वो कैप्सूल। नागराज को होश आया। अब तुम ठीक हो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताजा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। क्या तुम आतंकवादी गिरोहों के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं। वो सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे, लेकिन असली जंग अब शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोह के सरदारों को पहचानता हूँ। यह लोग अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सके। इसे सजा मिल गई है। ये सही रास्ते पर आ गया है। आपके चमत्कारी शिकांजी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर ये देवता तुल्य नेवला आपके पास न होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता। काला नेवला शिकांगी नस्ल का होता है।
जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। ये नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। ये नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था और अब जब से सिकांजी इसके पास था वो रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन गया था। मुझे सिकांजी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुरा कर भाग रहे हो और किस रास्ते से भाग रहे हो। जाओ, सिकांजी की कृपा से तुम आज़ाद हो गए हो। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता हैं। न जाने मुझसे कितने अपराध होते और न जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागराज का नया जन्म हो चुका। उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था और वह आतंकवादी गिरोह के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। अब देखना यह है कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। उधर गोरखनाथ ने मूर्ति को यथास्थान उसी मंदिर में स्थापित करवा दिया। मूर्ति तत्काल लौट आने से सांप्रदायिक हिंसा रुक गई और कबीले में गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी। नागराज अपने सफर पर निकल पड़ा। समाप्त।